नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिव सर पीसीएस क्लास पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपका लॉकडाउन प्रोग्राम के तहत जीएस का रिवीजन क्लास चल रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों का जीएस रिवीजन में क्या है। तो आज आपका जीएस रिवीजन में सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है सब। ठीक, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जो भी मित्र या जो भी व्यूअर चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और एक एक क्वेश्चन को आज का देखते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न देखिए आज का क्या है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा है? H5N1 विषाणु बर्ड फ्लू विषाणु कहा जाता है। ठीक, देखिए नीचे लिखा है आपका, बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का ही प्रचलित नाम है, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण पैदा होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो पक्षियों, मुख्यतः मुर्गे मुर्गियों तथा बत्तखों को प्रभावित करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न पे। आज का दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक, तो आपको गलत कथन की पहचान करनी है, यानी 3 सही है 1 गलत है। तो देखिए आपका जो दूसरा वाला कथन है, माइटोसिस शब्द सर्वप्रथम स्किनेडर ने दिया था, ये गलत है। आपका माइकोटिस शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। ठीक, बाकी 3 कथन बिल्कुल सही है, उसको एक बार देख लीजिए आप। फ्लेमिंग ने 1882 ईस्वी में सर्वप्रथम जंतु कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था, ऐसा ही है। व्हाइटमैन ने 1887 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द दिया था, भी सही है। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी, ये भी सही है। ठीक, तो यहीं बी ऑप्शन आपका गलत है, वहीं सही हो जाएगा नहीं। आइए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं आज के। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भोजन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? वसा में होती है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। पराबैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो आपके पराबैंगनी किरणों में जो ऊर्जा होती है वो गामा किरणों से ज़्यादा होती है। ठीक, आइए हम चलते हैं आज के 5वें प्रश्न पे। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो समतल दर्पण की जो ऊंचाई है वो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ठीक, आइए, जो पदार्थ उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। तो उन्हें आप क्या कहते हैं? अर्धचालक। ठीक, अर्धचालक की तापमान जैसे जैसे बढ़ता है उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ती जाती है। आइए आज के 7वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? तो आपको मालूम है कि जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, एक स्थायी एक अस्थायी। तो जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होती है। ठीक, तो यहाँ आपका कैल्शियम सल्फेट आपके ऑप्शन में है। ठीक, मैग्नीशियम ऑप्शन में नहीं है। ठीक, चलिए, बायोगैस में मुख्यतः प्राप्त होती है, बायोगैस में मुख्यतः होती है सॉरी। तो आपको मालूम है कि बायोगैस में क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक, बायोगैस एक जैव ईंधन है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक अपशिष्ट अर्थात गोबर, फसलों का अवशिष्ट भाग, फलों और सब्जियों के छिलके, मल आदि के अपघटन से उत्पन्न होती है। बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन की सर्वाधिक मात्रा होती है। ठीक है, चलिए, तो बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की। चलिए आपका 8 प्रश्न हो गया, 9वें पे चला जाए। 9वां प्रश्न है आपका, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका जो लाइसोसोम होता है उसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक, आइए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। आपको मालूम है प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, प्रकाश विद्युत सेल एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, प्रकाश विद्युत सेल सूर्य अथवा किसी अन्य प्रकाश स्रोत से ऊर्जा ग्रहण करने में सक्षम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का 11वां प्रश्न,
जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो दो लोगों के आपस में बात करने से लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक। और फुसफुसाहट की कितनी होती है तीव्रता? 15 से 20 dB। dB देखिए, डेसिबल को ही क्या कहते हैं शॉर्टकट में? dB। और यदि तेज आवाज़ में बातचीत किया जाए तो 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सिफिलिस रोग का वाहक कौन होता है? तो आपको मालूम है सिफिलिस रोग का वाहक जीवाणु। यहाँ देख लीजिए कौन सा जीवाणु है इसमें। सिफिलिस रोग ट्रैपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13वां। आपका प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, ठीक। तो सुमेलित करिए। देखिए पहले में क्या दिया गया है? स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर व लक्समीटर। सबको मिलाइए। स्टेथोस्कोप से क्या होता है? हृदय गति की ध्वनि सुनने के लिए होता है, तो पहला का सी हो जाएगा। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या होता है? रक्तदाब मापा जाता है, तो आपका 4 हो जाएगा बी का। और कैरेटोमीटर से क्या होता है? सोने की शुद्धता मापा जाता है। और अंतिम लक्समीटर, एक ही ऑप्शन बचा आपका प्रकाश की तीव्रता के लिए, ठीक। तो आपका ऐसा कॉम्बिनेशन किस में है? सी ऑप्शन में है। चलिए, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं आप? डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न आइए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं आप? रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर क्या कहता है? प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को किस में बदल देता है? डीसी में, ठीक। चलिए, और इन्वर्टर क्या कहता है? इन्वर्टर इसका अपोजिट कहता है, डीसी को किस में बदलता है? एसी में। और ट्रांसफार्मर क्या कहता है? ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को ही हाई से लो कहता है और लो से हाई कहता है, ठीक। आइए 16वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग होता है, ठीक। आइए देखिए यहाँ लिखा गया है, साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल या वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा ग्लिसरॉल मुक्त होता है उससे, ठीक। आइए, परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण क्या होते हैं? तो आपको मालूम है परमाणु के संगठन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक। इसके बारे में कुछ और जानकारी ले लीजिए आप। परमाणु का निर्माण करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, ठीक। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन क्या है? धन आवेशित है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकमात्र धातु ब्रोमीन है, जो कि धातु नहीं, अधातु। एकमात्र अधातु ब्रोमीन जो कि तरल अवस्था में आपकी पाई जाती है, जो सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक गहरे लाल रंग का तैलीय तरल है जिसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका उपयोग कृषि संबंधी रसायनों, रंजक पदार्थों, कीटाणुनाशकों तथा औषधियों आदि के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? तो आपका किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का। धूप के चश्मों में लेंस बनाने के लिए क्रुक्स कांच अथवा क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच में सीरियम ऑक्साइड नामक पदार्थ पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से तेजी से पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। आइए आज का आखिरी प्रश्न चलते हैं हम लोग। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपको मालूम है सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन, ठीक। इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। ब्यूटेन एक अति ज्वलनशील रंगहीन गैस है जिसे सरलता से दबाव डालकर तरलीकृत किया जा सकता है, ठीक। ब्यूटेन का वाष्प दबाव अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए इसे प्लास्टिक के छोटे दबाव पात्रों में रखना सरल होता है। उपयुक्त कारणों से ही इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है, ठीक। तो सिगरेट के लाइटर में किसका उपयोग करते हैं हम? ब्यूटेन का, ठीक। तो चलिए यहाँ हमारा सामान्य विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों में भी शेयर करिए, ठीक है। और देखिए यदि आप यूपी पीसीएस 2020 की तैयारी कर रहे हैं या आर ओ 2016 का पेपर आपको देना है तो हमारे यहाँ
निम्न टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए यूपी पीसीएस 2020 के लिए प्री का जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपका सामान्य अध्ययन के टोटल 25 टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे और उसके बाद 5 टेस्ट पेपर अलग से करवाए जाएंगे समसामयिकी के यानी करंट अफेयर्स के, ठीक। और आपको आर ओ की तैयारी अगर कर रहे हैं, जो री एग्ज़ाम होने वाला था जो कि टल गया है, उसके लिए भी हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज है उसमें 15 हिंदी के पेपर होंगे और 15 सामान्य अध्ययन के, ठीक। उसी तरह खंड शिक्षा अधिकारी के बच्चों के लिए भी 15 टेस्ट और संपूर्ण नोट्स का क्लास चलाया जा रहा है, ठीक। तो आप किसी भी प्रोग्राम के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं या उसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए 8318121793, ठीक। आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी, ठीक। तो चलिए मित्रों, आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए, हम आपके लिए जल्द ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।